वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वदांती सीजन 2। कुछ सालों पहले सीजन 1 आई थी जिसमें एस.जे. सूर्या लीडिंग रोल पर थे। सच में गजब की सीरीज थी। सीजन 2 के बारे में बात करें तो टोटली 8 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 40 मिनट के आसपास, मतलब बहुत ही लंबी सीरीज है और इसी तरह होल सीरीज मस्ट वॉचेबल जरूर है। इस सीरीज में 7th एपिसोड में एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। काफी दिनों के बाद ऐसा वाव मोमेंट लगा मुझे। सीरीज में सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट लगा और वो है मेन कैरेक्टर। मतलब पहले वाले सीजन में एस.जे. सूर्या थे और इस सीजन में शशि कुमार। अगर एस.जे. सूर्या भी इस सीजन में होते तो अच्छा होता। खैर तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है। फिलहाल इस गांव में दो लोग एक दूसरे के साथ जबरदस्त तरीके से झगड़ा करते रहते हैं। वो दोनों कौन है यह भी हमको दिखाया नहीं जाता। बहुत झगड़े के बाद शायद एक बंदा दूसरे बंदे को मार देता है चाकू लेकर। उसके बाद बैकग्राउंड में कुछ बातें सुनने को मिलती है। जंगल के जंगली जानवर भी एक दूसरे पर इतना जल्दी हमला नहीं करते, लेकिन हम लोग इंसान होकर इंसानों पर ही जुल्म उठा रहे हैं। कोई भी क्राइम होने के बाद अगर वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा तो उसको सजा होगी, लेकिन जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसका क्या? जो क्राइम होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है, उसको कैसे बदल सकते हैं हम? मैं पुलिस होने के बावजूद भी क्रिमिनल को पकड़ने पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसने क्राइम ऑलरेडी कर चुका होता है, क्राइम हो चुका होता है। उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स में एक ही न्यूज चलती रहती है। बात यह है कि चेन्नई और मदुरई के बीच एक हाईवे को बनाना चाहिए था, लेकिन उस चीज में कुछ घोटाला हुआ। इसी बात को लेकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच थोड़ी बहुत बहस चलती रहती है। इसके कुछ दिनों के बाद एक सेंट्रल मिनिस्टर उस हाईवे का इनॉग्रेशन करने के लिए वहां पर जाता है। मिनिस्टर्स की थोड़ी बहुत स्पीच के बाद वहां पर खुदाई करना स्टार्ट करने लगते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। शॉकिंगली उसी वक्त कुछ कंकाल बाहर निकलते हैं। अब ये खबर सेंसेशनल बन जाती है कि इस प्लेस पर किसी की इंसान की हड्डियां पाई गई। कैसे? दूसरे सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर मूसा को दिखाया जाता है, जो किसी पुलिस स्टेशन में एज एएसआई की तरह काम करते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि असल में मूसा की ड्यूटी यहाँ पर नहीं होती। एज ए पनिशमेंट की तौर पर यहाँ पर इसको ट्रांसफर किया गया है। मूसा की फैमिली दूसरे गांव पर रहती है और उसी तरह मूसा इसी पुलिस स्टेशन में अपनी जिंदगी गुजारते रहता है, क्योंकि कहीं पर भी इसको घर ही नहीं मिल रहा होता। कुछ लोग पुलिस वाला समझकर घर नहीं देते। मूसा एक मुस्लिम है, इसकी वजह से कुछ लोग घर नहीं देते। सो अपनी पनिशमेंट खत्म होने तक ये यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। इसी बातों में मूसा उसके स्टेशन वाले उस केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। वही जो कंकाल मिले, ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं वो केस किसके हाथों में जाएगा। जो फ्रेशली क्राइम हुआ है उसका केस ही ढंग से नहीं चलता और वो तो कंकाल है, पता नहीं किसके। दूसरे सीन में एसपी रतिका नाम की एक और पुलिस वाली को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर मीडिया वाले एक और चीज भी फैलाने लगते हैं कि शायद दूसरी पार्टी वाले कुछ कंकालों को वहाँ पर रखा होगा उस काम को रोकने के लिए। लेकिन रतिका मीडिया के सामने आकर क्लैरिफिकेशन देने लगती है कि हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, हम एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद वो रतिका डायरेक्टली मूसा के पास आती है। रतिका को देखकर पहले तो मूसा अपने पोस्टिंग के बारे में बात करने लगता है, मतलब रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये जहाँ से ट्रांसफर होकर आया है वहीं पर भेज दिया जाए इसको। रतिका भी कहने लगती है कि मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगी, लेकिन मूसा मैं आपको एक काम सौंपने के लिए आई हूँ। आपने उस न्यूज को तो देखा ही होगा कि हाईवे के इनॉग्रेशन के टाइम पर कुछ कंकाल मिले, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी होगी। यह सुनने के बाद मूसा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले से ही ये एक पनिशमेंट पोस्ट पर है और ऊपर से ये सरदर्द का केस। रतिका से ही बात कहने लगता है कि मैडम अगर इस इन्वेस्टिगेशन में छोटी सी गलती हुई तो सारा इल्जाम मेरे सर पर ही आएगा। क्या आप मुझे जानबूझकर टारगेट कर रहे हो? रतिका कहने लगती है कि देखिए मूसा, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन्वेस्टिगेशन आप करोगे और नाम मेरा होगा, बस जो भी गलती होगी रिजल्ट आएगा मैं अपने सर पर ही लूंगी। एक्चुअली ये रतिका बहुत ही फ्रेंडली होती है। मूसा से ये भी कहने लगती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छा चला तो आपके करियर के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और वैसे भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने आपके पुराने केसेस को स्टडी किया, मुझे लगा इस केस के लिए आप ही सही हो। अब मूसा भी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राजी हो जाता है। बदले में रतिका से एक छोटी सी फेवर भी मांगने लगता है। दूसरे सीन में रामर नाम के एक और पुलिस वाले को दिखाया जाता है। ये बंदा पहले सीजन में भी था। उस कंकाल के केस में हेल्प लेने के लिए मूसा स्पेशली इस रामर को
इस गांव पर बुलाने लगता है। इन दोनों के साथ एक हेड कांस्टेबल भी होता है, मोहन। अब पुलिस स्टेशन पर जाते समय रामर मूसा से यही बात पूछने लगता है कि किस केस के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। मूसा उस कंकाल के केस के बारे में बताने पर इसके भी होश उड़ जाते हैं। इस राबर ने सिर्फ 2 दिन के ही कपड़े लेकर आया होता है। इसकी गट फीलिंग होती है कि 2 दिन में इस केस को क्लोज कर देगा, लेकिन जब उस कंकाल के केस के बारे में सुनता है, समझ जाता है कि इस केस को सॉल्व करने में 2 दिन नहीं बल्कि 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद ये तीनों उस जगह पर आते हैं जहाँ पर वो कंकाल मिले। डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि वो कंकाल 2.5 साल के हो सकते हैं, मतलब उस लाश को दफनाए हुए शायद 2.5 साल हुए होंगे। मूसा और रामर के दिमाग में काफी सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। मतलब इन दोनों को काफी सारी चीजें फाइंड आउट करना होता है कि वो कंकाल मेल का था या फीमेल का। क्या उस इंसान को यहीं पर मारकर यहीं पर दफनाया गया, या तो फिर कहीं और मारकर यहाँ पर लाकर दफनाया गया। क्या सच में ये कोई मर्डर केस है, या तो फिर पॉलिटिकल ड्रामा, या तो फिर किसी बंदे ने आत्महत्या किया है। इस तरह से काफी सारे सवाल इनके दिमाग में उठने लगते हैं। मूसा रामर को एक और बात बताने लगता है कि उस कंकाल का एक हाथ नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ और सवाल जागने लगते हैं। क्या सच में मरे हुए बंदे का हाथ कट गया था, या तो फिर वो अपाहिज था। उसके बाद ये तीनों मार्चुरी पर जाकर एक डॉक्टर से यही सवालात पूछने लगते हैं कि इस बंदे की मौत कैसे हुई होगी। वो डॉक्टर भी कुछ भी बता नहीं सकता। मूसा से कहने लगता है कि आप डीएनए टेस्ट के लिए भेज दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। ये कंकाल को हमारे पास लाने पर हम क्या बता सकते हैं। उसके बाद ये तीनों उस प्लेस का नक्शा मंगवा कर पूछने पर ये बात पता चलती है कि कुछ सालों पहले वो सारी प्लेस खेती बाड़ी की थी। मूसा रजिस्टर ऑफिस पर जाकर पहले वो प्लेस किसकी थी उसके बारे में डिटेल्स हासिल करने लगता है। बाद में मूसा रतिका को कॉल करके इसी केस के डिटेल्स बताने लगता है कि मैडम पहले वो जमीन खेती बाड़ी की थी और उसी तरह थोड़ी दूरी पर एक कुआं भी था। बाद में उस कुएं को ढककर सेप्टिक टैंक की तरह बदल दिया और उसी तरह वहाँ पर ड्रेनेज का पाइप भी है। मुझे आपकी परमिशन चाहिए और भी अंदर खुदाई करने के लिए। उस कंकाल का एक हाथ नहीं है। क्या खुदाई करते समय वो हाथ मिस हो गया, या तो फिर उसका कटा हुआ हाथ दूसरी जगह पर गिर गया। इसी चीज के बारे में पता करने के लिए हमें थोड़ा और खुदाई करनी होगी मैडम। तो वो एसपी रतिका भी इसके लिए परमिशन दे देती है। सो मूसा उसी तरह से वहाँ पर खुदाई करवाना स्टार्ट करता है। इसी दरमियान में सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर मनी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नाम का एक गेम चलता है ना, तो मनी अपने गांव में हर बार यही गेम जीतते रहता है। इस मनी को काफी सारे इनाम मिले होते हैं। इस मनी के 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, प्रभा और सुंदर। अब मनी ने तो इस गेम को जीता होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही खुश होता है, लेकिन इसका फ्रेंड प्रभा थोड़ा सा मायूस होता है। मनी उस प्रभा से उसकी मायूसी की वजह पूछने लगता है। प्रभा अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्तों को बताने लगता है कि एक्चुअली एक दिन एक लड़की ने प्रभा के पास आकर इसका नंबर लेकर इसके साथ बात करने लगी, चैट करने लगी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार होने लगा। अब कुछ दिनों से उस लड़की का फोन नहीं लग रहा। दूसरे सीन में नीला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और ये नीला उस मनी का गेम देखकर उसको लाइक करने लगती है। एक रिपोर्टर ने उस मनी का इंटरव्यू लिया होता है। नीला मनी को देखने के लिए ही हमेशा उसी इंटरव्यू को देखती रहती है। इसी इंटरव्यू के दरमियान में उस मनी ने अपना फोन नंबर भी शेयर किया होता है। दूसरे सीन में उस मनी की बहन वेम्बा को दिखाया जाता है। जब वेम्बा उसकी फ्रेंड स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं, तो वो वेम्बा किसी चीज को देखकर बहुत डरने लगती है, जिसकी वजह से वो वेम्बा ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पाती। बाद में टीचर आकर वेम्बा को समझाने लगती है कि तुमने कहीं पर भी गलती नहीं की, ऐसे रो मत। उसी रात वो नीला उस मनी को कॉल करके बात करने की कोशिश करने लगती है। डायरेक्टली मनी से यही बात कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा गेम देखा और मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। मनी तो शॉक में रह जाता है। जब मनी दोबारा उस नीला को कॉल करने लगता है, तो वो नीला डर के मारे अपना फोन स्विच ऑफ कर चुकी होती है। अब प्रेजेंट डे पर मूसा खुदाई करवाते रहते हैं ना, तो तभी मूसा को वो कटा हुआ हाथ नजर आता है। उस हाथ पर एक कंकड़ भी होता है, सम काइंड ऑफ ए ब्रेसलेट। मूसा और रामर उस ब्रेसलेट के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब वो ब्रेसलेट कहाँ पर बनवाया गया। पता चलता है कि किसी लोकल वाले दुकान ने उस कंकड़ को बनवाया। ऐसे ही पूछताछ करते हुए फाइनली उस दुकान के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कंकड़ बना। एक्चुअली इस दुकान वाले बंदे की दुकान में चोरी हुई थी, उसके बाद इसने अपना दुकान ही बंद कर दिया। जो भी हो, मूसा उस बंदे को उस ब्रेसलेट की फोटो दिखाने पर वो बंदा पहचान लेता है कि इस बंदे ने ऐसे कंकड़ काफी सारे बनाए जल्लीकट्टू के गेम में जो भी जीता उसको देने के लिए। उसके बाद मूसा और रामर 2022 में जो जल्लीकट्टू का गेम चला
उस टाइम के वीडियोस देखकर एक लिस्ट निकालने लगते हैं। मतलब उस टाइम पर जिन जिन लोगों ने उस गेम को जीता होता है आसपास के गांव में, उन सारे विनर्स को वो कंकड़ मिला होता है। तो तकरीबन 12 या 14 लोग होते हैं। ऑफ कोर्स इस लिस्ट में उस मनी का भी नाम होता है। उसके बाद मूसा और रामर रतिका के घर पर आकर यही बात कहने लगते हैं कि मैडम वहाँ पर खुदाई करने पर वो कटा हुआ हाथ मिला और उस हाथ में एक ब्रेसलेट है। उसके बारे में इंक्वायरी करने पर 14 लड़कों की लिस्ट बनी। मैं यही समझ रहा हूँ कि उन 14 लड़कों में से किसी एक का कंकाल होगा वो। सो उन 14 लड़कों से पूछताछ करने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए और उसी तरह उन फैमिलीज के डीएनए सैंपल्स को भी हासिल करना है, तभी थोड़ा क्लैरिफिकेशन आएगी। तो रतिका इसके लिए परमिशन दे देती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि इस बातों के दरमियान में रतिका का हस्बैंड रतिका को बार बार बुलाते रहता है। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि रतिका और उसके हस्बैंड के बीच रिलेशन उतना खास नहीं। उसके बाद मूसा डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने का काम रामर और मोहन को देने लगता है। मतलब उन 14 लोगों में से जो भी बंदा नहीं होता उसकी फैमिलीज का डीएनए सैंपल्स हासिल करना होगा इन दोनों को। एट द सेम टाइम मूसा और रतिका एक बहुत बड़े डॉक्टर को अपने पास बुलाकर उस कंकाल को दिखाने लगते हैं। पता करने के लिए कहते हैं कि आखिरकार ये कंकाल मेल का है या तो फिर फीमेल का। वो डॉक्टर कहने लगता है कि आप इस कंकाल को चेन्नई पर भेज दीजिए, मैं वहीं पर टेस्ट करूंगा। रामर और मोहन अलग अलग गांव पर जाकर उन 14 लड़कों की फैमिली से इंक्वायरी करते रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ फनी इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों से पूछताछ कर लेते हैं। बस लिस्ट में 2 या 3 लोग ही बचते हैं। सोचने लगते हैं कि बाकी लोगों से कल पूछताछ कर लेंगे। रामर यही बात मूसा को आकर बताने पर मूसा रामर को हल्के से डांटने लगता है कि रामर, हम जो भी काम लेते हैं उसको कंप्लीट करना ही होगा। खैर अब दूसरे दिन मूसा की बीवी मूसा को कॉल करके बस ऐसे बातचीत करती रहती है। फिलहाल मूसा की बीवी प्रेग्नेंट होती है। शादी होने के 8 सालों के बाद इन दोनों को संतान होने वाली होती है। उसी वक्त रतिका मूसा को कॉल करने लगती है। मूसा कहने लगता है कि मैडम उन 14 लड़कों की लिस्ट में से 13 लोगों के बारे में इंक्वायरी कर चुके हैं, बस आखिरी बंदा बचा है। आज रामर और मोहन उस बंदे के पास जाने वाले हैं। रतिका कहने लगती है कि वो बात तो सही है मूसा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। चेन्नई से डीएनए की रिपोर्ट्स आ चुके हैं। वो स्केलेटन मेल का नहीं बल्कि फीमेल का है और उसी तरह जो हाथ मिला है वो अलग बंदी का है। मतलब वहाँ पर टोटली 2 लड़कियों की मौत हुई। ये खबर सुनने के बाद वो तीनों तो शॉक में रह जाते हैं। रामर कहने लगता है कि मूसा, अब उस आखिरी बंदे के घर पर जाकर इंक्वायरी करने पर क्या फायदा। मूसा को गुस्सा आकर ये खुद उस आखिरी बंदे के घर पर जाने लगता है। वो आखिरी बंदे का घर और किसी का नहीं, उस मणि का होता है। मणि के घर में एक बूढ़ी औरत रहती है। उससे मूसा को ये बात पता चलती है कि फिलहाल मणि जेल में है। मूसा उस मणि के केस के बारे में पता करने के लिए पासी के पुलिस स्टेशन पर जाता है। वहाँ का इंस्पेक्टर बहुत ही अजीब का बंदा होता है। इस इंस्पेक्टर से मूसा को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मणि 2 मर्डर केस में जेल गया है और मणि ने अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बहन को ही मार दिया। मतलब ऐसा कुछ केस होता है उस मणि के सर पर। शॉकिंगली मणि के केस में उन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिली, इसलिए मणि का केस अभी भी ट्रायल पर चल रहा है। उसके बाद मूसा फटाफट से रतिका को कॉल करके यही सारे डिटेल्स बताने लगता है। रतिका यही सोचने लगती है कि शायद मणि ने उन दोनों को मारकर वहां पर दफनाया होगा। वो स्केलेटन्स उन दोनों के ही होंगे, मतलब वही मणि की जीएफ और उसकी बहन के। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली इस मणि की लाइफ बहुत ही सिंपल होती है, गायों की बिक्री करना और जल्लीकट्टू का गेम खेलना। इसके अलावा ये दूसरी चीज जानता ही नहीं। एक दिन मणि किसी बंदे को एक गाय दिलवाने के लिए जाता है तो वहाँ पर इसको एक छोटा सा बछड़ा नजर आता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। मणि उस गाय के ओनर को थोड़े पैसे देकर उस बछड़े को खरीद लेता है। उस बछड़े को अपने घर पर लाकर इसकी बहुत ही अच्छे से केयरिंग करने लगता है। इसका एक नाम भी रखता है। उसी रात वो नीला मणि को व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करने लगती है और इन दोनों की बातों के दरमियान में मणि काफी सारी बार नीला का नाम पूछ रहा होता है, लेकिन नीला अपना नाम ही नहीं बताती। कहने लगती है कि जब मैं तुमसे मिलूंगी तभी मैं अपना नाम बताऊंगी, तुम उस मंदिर के पास आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। मणि तो बहुत खुश होने लगता है कि एक लड़की इससे प्यार करने लगी है। दूसरे दिन टिप टॉप से रेडी होकर उस मंदिर के पास जाता है नीला से मिलने के लिए। नीला उस मंदिर के पास जाकर मणि को पहचानकर इसको खोपचे में लाती है। अब मणि डायरेक्टली नीला को देखकर और खुश होने लगता है। नीला तो बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर लड़की इससे प्यार करने लगी। अब यहाँ पर एक और बंदे की भी स्टोरी चलती रहती है।
वही मनी का दूसरा फ्रेंड सुंदर। वो सुंदर मनी की बहन वेम्बा से प्यार करते रहता है, लेकिन ये वेम्बा सुंदर को देखती तक नहीं। जब वेम्बा उसकी फ्रेंड स्टेज पर डांस कर रही थी उस वक्त भी सुंदर इसी को देख रहा था, इसलिए वो वेम्बा सुंदर को देखकर डर गई थी। एट द सेम टाइम मनी और नीला एक दूसरे से फोन में बातचीत करते रहते हैं। नीला की फैमिली वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, चुप चुप के मनी से फोन में बातचीत करती रहती है। उसी रात मनी और उसका फ्रेंड प्रभा दारू पीते हुए प्रभा अपनी दुख भरी दास्तां मनी को बताते रहता है। मतलब जिस तरह से मनी के साथ हो रहा है प्रभा के साथ भी हुआ था। मतलब पहले लड़की ने प्रभा को कॉल किया, मैसेज किया, उससे बातचीत करने लगी, उसको लव प्रपोज किया, उसके बाद इसका फोन पिक नहीं कर रही। प्रभा की स्टोरी सुनने के बाद मनी को घबराहट होने लगती है कि कहीं नीला भी इसके साथ ऐसा ही ना कर दे। मतलब प्यार का झूठा वादा करके झूठे बातें करके इसको ना छोड़ दे। फटाफट से मनी उस नीला को फोन करके यही बात कहने लगता है कि आगे जाकर मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी, उससे अच्छा है हम दोनों का कनेक्शन यहीं पर काट देते हैं, आगे से तुम मुझे कॉल मत करना। सुबह होने के बाद नीला अपना हाथ की नस काट कर मनी को व्हाट्सएप करने लगती है। मनी तो शॉक में रह जाता है, अरे यार इस लड़की ने क्या कांड कर दिया, खामखा मैंने उस पर इल्जाम लगाया। प्रभा को बताने पर प्रभा भी कहने लगता है कि एक बार मेरी बंदी ने भी ऐसा ही किया था। इन दोनों का शक होने लगता है कि इन दोनों की जीएफ सेम ही लड़की होगी। प्रेजेंट डे पर रतिका को ये बात पता चलती है कि वो जो बड़ा डॉक्टर है ना डीएनए टेस्ट करने वाला, उसकी तबीयत थोड़ा बिगड़ जाने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है। सो रतिका बिना उस डॉक्टर के कंफर्मेशन से ये कंक्लूजन पर आती है उस जगह पर जो हाथ पाया गया वो मनी की बहन का ही हो सकता है। यह सब कुछ होने के बाद मूसा वापस अपने फैमिली के पास आता है। अब मूसा की बीवी की ये विश होती है कि इसकी डिलीवरी तक ये मूसा के साथ ही रहे, मूसा के पास ही रहे, लेकिन मूसा अपनी बीवी को मना करने लगता है। मतलब इसकी बीवी इसके साथ रहने लगेगी तो वहाँ पर ये अकेली पड़ जाएगी। यहाँ पर तो मूसा की माँ है, इसकी बहन है, इसकी देखरेख करते रहेंगे। अब मूसा के माँ बाप भी मूसा से जबरदस्ती करने पर मूसा अपनी बीवी को मदुरई पर ले जाने लगता है। मूसा ने ऑलरेडी एक घर की तलाश कर चुका होता है तो इसकी बीवी इस घर को देखकर बहुत खुश होने लगती है। अब यहाँ पर मूसा का एक सेपरेट केस भी चलते रहता है। वो ये कि मूसा तो एक पुलिस वाला है ना, तो पुलिस वालों को बियर्ड रखना मना है, लेकिन कुछ सालों पहले जब मूसा ने बियर्ड रखा था इसके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, इसीलिए ये बियर्ड रखना शुरू कर दिया। वही परमिशन कोर्ट से मांगते रहता है। कोर्ट की जज कुछ रेफरेंस को देखते हुए मूसा को बियर्ड रखने की परमिशन दे ही देती है। दूसरे दिन उसी मनी की कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है। कुछ लोग कोर्ट में आकर मनी के खिलाफ अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। मूसा ने उन कंकालों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने पर ही मनी का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है। सबूत मनी के खिलाफ होने की वजह से कोर्ट मनी को उम्र कैद की सजा सुनाती है, लेकिन सारे सुनवाई में मनी कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद मूसा को इस मनी के केस में थोड़ा शक होने लगता है, शायद इस केस में मनी निर्दोष है। जब मनी को जेल पर ले जा रहे होते हैं तो मनी की माँ फूट फूट कर रोने लगती है, यही कहती रहती है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं पता, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा। दूसरे दिन टीवी में एक जबरदस्त न्यूज चलने लगती है। वो न्यूज सुनकर मूसा के तो होश उड़ जाते हैं कि मनी ने आत्महत्या कर लिया सेल में। मूसा उसी वक्त रामर को लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगता है मनी के बारे में पता करने के लिए। जेल वाला बंदा मूसा से कहने लगता है कि सर कल वो बंदा सारा दिन रोता ही रहा, बाद में जब हम उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया तो उस बंदे ने अपने आप को करंट शॉक लगा लिया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है। मतलब एक्चुअली मनी आत्महत्या करने की कोशिश की होती है लेकिन वो मरा नहीं होता, हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चलते रहता है। बाद में मूसा रामर को बुलाकर कहने लगता है कि रामर हम मनी के केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हालांकि कोर्ट ने मनी को सजा दी, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मनी इस केस में निर्दोष है। झूठ एक कचरे की तरह होता है, हमेशा वो कचरा जमता ही रहता है, लेकिन सच कीचड़ में छुपा हुआ मोती होता है। हम लोग उसी मोती को ढूंढ निकालना है रामर। दूसरे दिन रामर एक बंदे को मूसा के सामने लेकर आता है। एक्चुअली ये बंदा और कोई नहीं मनी के केस में स्टेटमेंट देने वाला बंदा होता है। पुलिस वालों ने जिस जमीन के पास खुदाई की थी बहुत सालों पहले वो जमीन इसी की थी। इस बंदे ने कोर्ट में यही स्टेटमेंट दिया होता है कि जब जब गांव के कुछ लड़के इसकी जमीन के पास आकर थोड़े बहुत दारू वगैरह पीते रहते हैं। इस बंदे ने यही सोचा था कि उन लड़कों में से मनी भी बंदा हो सकता है। दूसरे इंस्पेक्टर ने इस बंदे को ऐसा ही कहने के लिए कहा था कि कोर्ट में जाकर तुम यही कहो कि उन लड़कों में से तुमने मनी को भी देखा। इसकी बातें सुनने के बाद मूसा और रामर उस इंस्पेक्टर के पास जाकर यही बात पूछने लगते हैं। वो इंस्पेक्टर कहने लगता है, अरे सर हमने उस टाइम बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके यही पता किया
कि मनी ने उन दोनों को मारा होगा, क्योंकि वो मनी आवारा किस्म का लड़का है, हमेशा लड़कियों के पीछे घूमता रहता। कुछ गांव वालों ने उस मनी के बारे में ऐसा ही कहा और उसी तरह वो मनी नीला नाम की एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। कुछ दिनों के बाद मनी उस लड़की को उसके ही घर से भगा लाया। नीला की फैमिली वाले अपनी घर की बेटी को वापस लाने के लिए मनी के घर पर गए। उस टाइम मनी ने नीला के फादर से कहा था कि 2 दिनों के बाद मैं ही आपकी बेटी को भेज दूंगा। 2 दिनों के बाद नीला के फैमिली वाले पुलिस स्टेशन पर आकर अपनी बेटी की कंप्लेंट लिखवाई। मैंने खुद उस मनी के घर पर जाकर मनी से यही सवाल पूछा कि नीला कहाँ पर है। मनी ने कहा था कि मैंने अपनी बहन को नीला के साथ भेज दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक और बात भी पता चली। जब नीला मनी के घर पर थी उस वक्त मनी और नीला के बीच छोटा सा झगड़ा हुआ था। उस मनी ने जब नीला और अपनी बहन के बारे में सुना तो वो खुद उन दोनों को ढूंढने के लिए चला गया। एक दिन के बाद वापस आकर हमसे ये कहा कि वो दोनों मिसिंग है। इसे देखकर यही बात पता चलती है कि उस मनी ने ही अपनी बहन और उस नीला को मारकर वहां पर दफना दिया और नाटक कर रहा है। केस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने ही एक गवाह को रेडी करवाया। इस तरह से वो सारी बातें मूसा को बताने लगता है वो इंस्पेक्टर। अब मूसा के दिमाग में यही सवाल पैदा होने लगता है कि मनी ने कोर्ट में अपना मुंह क्यों नहीं खोला। उसी वक्त मूसा और रामर को ये बात पता चलती है कि वो मनी बच गया। मूसा और रामर फटाफट से हॉस्पिटल पर आकर मनी की माँ से यही सवाल पूछने लगते हैं कि उस दिन नीला और आपकी बेटी अकेली क्यों गई। मनी की माँ कहने लगती है, अरे सर, मनी ने ऑलरेडी नीला से कहा था कि मैं खुद तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो दोनों अकेले ही चले गए। उस वक्त मनी घर पर नहीं था सर। बाद में पुलिस वाले उस प्रभा को पुलिस स्टेशन पर लेकर आते हैं, वही मनी का फ्रेंड। पूछताछ के दरमियान में प्रभा मूसा से कहने लगता है कि सर, मैं और मनी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन एक बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मनी और प्रभा को यही शक था ना कि उन दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही है, तो उसी के बारे में पता करने के लिए मनी, प्रभा और सुंदर प्रभा के जीएफ के गांव पर जाते हैं। लेकिन शॉकिंगली सारा गांव खाली होता है। पूछताछ करने पर इन तीनों को ये बात पता चलती है कि आज फेस्टिवल होने की वजह से सारे गाँव वाले गाँव के बाहर जाकर फेस्टिवल मना रहे हैं। ये तीनों फटाफट से उस फेस्टिवल के प्लेस पर जाते हैं। इत्तेफाक से वहाँ पर नीला होती है। प्रभा नीला को देखकर मणि से कहने लगता है कि भगवान का शुक्र है तुम्हारी और मेरी जीएफ सेम नहीं है। उसी जगह पर प्रभा अपनी जीएफ को भी देखता है। थोड़ी देर के बाद ये चारों खोपचे में आते हैं, मतलब मनी और नीला, प्रभा और उसकी जीएफ। प्रभा और उसकी जीएफ का कुछ अलग ही मैटर होता है, भाड़ में जाने दो उन दोनों को। इसी बातों ही बातों में वो मणि भी नीला को प्रपोज करने लगता है। उसके बाद क्या था, इन चारों की लव स्टोरी अच्छे से चलने लगती है। जब जब वो सुंदर इन चारों को अपने घर में थोड़ा स्पेस भी देने लगता है। एक दिन मणि का दूसरा फ्रेंड मणि को फोन करके प्रभा के जीएफ के बारे में कुछ बताने लगता है, मतलब वो लड़की सही नहीं है, काफी सारे लड़कों के साथ घूमती है। अब मणि भी प्रभा को यही बात समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैंने काफी सारे लोगों से तुम्हारी जीएफ के बारे में ये बातें सुनी, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है प्रभा। मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। प्रभा कहने लगता है कि मेरी जीएफ ने अपने पुराने बीएफ के बारे में ऑलरेडी मुझसे बता दिया। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होकर इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। प्रेजेंट डे पर मूसा प्रभा से सुंदर के बारे में पूछने लगता है। फिलहाल वो सुंदर चेन्नई में कुछ काम कर रहा होता है। प्रभा से कहने लगता है कि उसको एक बार यहाँ पर आने के लिए कहो। दूसरे दिन मूसा उस मनी से मिलने के लिए जेल पर जाता है। उसे ये सवाल पूछने लगता है कि क्यों तुमने कोर्ट में अपना डिफेंस नहीं किया। मनी एक ही बात कहने लगता है कि मेरे बात करने से क्या होगा भैया, नीला और मेरी बहन वापस तो नहीं आएंगे ना, ऐसे में मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा। उसके बाद वो रतिका मूसा को बुलाकर कहने लगती है कि आईजी के मीटिंग में आईजी ने आपकी तारीफ की, जब अगली बार मीटिंग चलेगी आपके ट्रांसफर के बारे में बात करूंगी। उसी वक्त रतिका के हाथ वो डीएनए रिपोर्ट लगती है। फटाफट से उस बड़े वाले फॉरेंसिक डॉक्टर को कॉल करके इसी के बारे में पूछने लगती है। मतलब वो डॉक्टर थोड़ा बीमार था ना, अब ठीक हो चुका होता है। और शॉकिंग बात ये है उन दोनों हड्डियों के पास तीसरा डीएनए भी पाया गया और इसी तरह वो तीसरा डीएनए मणि का नहीं है, हत्यारे का हो सकता है। अब रतिका ने बिना इसके बारे में कंफर्मेशन लिए आईजी को बता दिया, मीडिया वालों को बता दिया। मनी के खिलाफ जजमेंट भी आ गया इस रतिका की गलती की वजह से। बाद में मूसा रतिका से कहने लगता है कि मैडम आप आईजी से बात करके इस केस को दोबारा रीओपन करवाइए। रतिका कहने लगती है कि जजमेंट आया हुआ केस इतना जल्दी रीओपन नहीं कर सकते। लेकिन रतिका मूसा को लेकर आईजी के पास नहीं
बल्कि एक एडवोकेट के पास आती है। वो एडवोकेट और कोई नहीं, रतिका का हस्बैंड ही होता है। रतिका के हस्बैंड का नाम होता है सुकुमार। मतलब रतिका का यही प्लान होता है कि अगर आईजी नहीं मानेंगे तो कोर्ट के जरिए से हम अप्रूवल ले सकते हैं। बाद में वो सुकुमार मूसा से कहने लगता है कि मनी के केस में पहले मैं कन्विंस होना चाहता हूँ कि इस केस में मनी निर्दोष है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। मूसा कहने लगता है कि सर आप एक बार मनी से मुलाकात करके उसकी साइड से कहानी सुनिए, आप खुद ब खुद कन्विंस हो जाओगे। एट द सेम टाइम वो रितिका आईजी के पास आकर उसी मनी के बारे में बात करने लगती है। वो डीएनए रिपोर्ट्स दिखाकर एक्सेट्रा। तो वो आईजी रतिका को डांटने लगता है कि जजमेंट आने के बाद इस केस को दोबारा रीओपन कैसे कर सकते हैं, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस तरह से रतिका को परमिशन नहीं देता। उसके बाद वो मूसा सुकुमार को मनी के पास लेकर आता है। मनी जो भी सच जानता है उसके बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन मनी दोबारा कुछ भी नहीं बताता। तो मूसा मनी को उसकी माँ का वास्ता देने लगता है, एटलीस्ट तुम अपनी माँ के लिए जिंदा रहना होगा, अपनी माँ के लिए सच बोलो क्या हुआ उस दिन। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मनी और प्रभा के बीच झगड़ा होने के बाद प्रभा नीला के घर में मनी और नीला के बारे में बता देता है। यह जानने के बाद नीला का भाई मनी को फोन करके बहुत डांटने लगता है, लेकिन मनी भी यही बात कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। नीला का भाई नीला को बहुत मार पीट कर इसको एक कमरे में बंद कर देता है। आधी रात को नीला मनी को फोन करके इसके घर में जो हुआ वो बताने लगती है। मनी भी कहने लगता है कि नीला तुम फटाफट से मेरे घर पर आ जाओ, बाद में हम देख लेंगे। तो उसी रात नीला अपने घर से भाग जाती है। नीला को अपने घर पर लाकर अपनी माँ और अपनी बहन से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। दूसरे दिन नीला के घर वाले मनी के घर पर आते हैं। स्पेशली नीला का भाई मनी से बहुत झगड़ा करने लगता है, लेकिन बाद में नीला का फादर सारे लोगों को कॉल करके अकेले ही मनी से बात करने लगता है। मतलब यहाँ पर नीला का फादर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते रहता है। मनी से यही बात कहने लगता है कि देखो बेटा, घर से हमारी लड़की भाग जाना अच्छी बात नहीं, तुम्हारे घर में भी तो तुम्हारी बहन है। मैं हमारे आदमियों से बात करके उनको समझाकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, मेरी बेटी को हमारे घर वापस भेज दो। मनी भी बात को समझकर नीला के फादर से कहने लगता है कि 2 दिनों के बाद मैं नीला को भेज दूंगा। ये सब कुछ होने के बाद मनी को ये बात पता चली कि नीला और उसकी बहन अकेले ही नीला के घर पर गए। मनी ने उन दोनों को बहुत तलाश किया, लेकिन उन दोनों का कुछ भी अता पता ही नहीं चला। अब मनी नीला की फैमिली पर ही शक करने लगता है। उसके बाद वो सुकुमार मूसा से कहने लगता है कि मनी के साइड से कहानी तो सच्ची ही लगती है मुझे, लेकिन मूसा कोर्ट में प्रूफ करने के लिए ये काफी नहीं है, मुझे कुछ और सबूत चाहिए। दूसरे दिन आईजी खुद रतिका को अपने पास बुलाकर यही बात कहने लगता है कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, अगर इस केस में कोई क्लूज मिलेंगे तो हम इस केस को दोबारा रीओपन कर सकते हैं। सो रतिका यही बात मूसा को बताने पर मूसा भी बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद पुलिस वाले नीला की फैमिली वालों का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करते हैं। मूसा उस प्रभाग की मदद से सुंदर के घर पर जाता है। वो सुंदर की माँ मूसा से कहने लगती है कि मेरा बेटा सुंदर चेन्नई के किसी क्वेरी में काम करता है, कभी कभार वही फोन करता है हमको। मूसा कहने लगता है कि अगली बार सुंदर कॉल करेगा तो उसको पुलिस स्टेशन आने के लिए कहो, एक छोटी सी इंक्वायरी है बस। अब दूसरे दिन सुंदर की माँ मूसा को कॉल ही नहीं करती, जिसकी वजह से मूसा सुंदर के घर पर जाता है तो शॉकिंगली उसके घर को ताला लगा होता है। मूसा को शक होकर बस स्टॉप के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने लगता है। पता चलता है कि सुंदर की माँ चेन्नई गई है, तो मूसा की टीम मेंबर्स भी चेन्नई पर जाने लगते हैं और इसी तरह से उसका फोन भी ट्रैक करते रहते हैं। किसी बस स्टॉप पर वो प्रभा सुंदर और उसकी माँ को पहचान लेता है। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले सुंदर और उसकी माँ को हिरासत में लेते हैं। सुंदर की माँ रोते हुए कहने लगती है कि सर मेरा बेटा बहुत ही मासूम है, उससे कुछ भी मत पूछिए। मेरा बेटा मनी की बहन से बहुत प्यार किया करता था, जब वो वेम्बा मिस हो गई तो मेरा बेटा पागल हो गया। उसके इलाज के लिए ही मैं चेन्नई पर जाती आती रहती हूँ। जब भी उस वेम्बा का नाम सुनता पागलों जैसी हरकतें करने लगता है सर। अब मेरा बेटा धीरे धीरे उस लड़की को भूल चुका है, चेन्नई पर जाकर काम कर रहा है सर। जो भी हो मूसा इन दोनों के भी डीएनए सैंपल्स लेकर भेज देता है। इस तरह से यहाँ पर टोटली 4 एपिसोड्स खत्म होती है। बाकी 4 एपिसोड्स नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा।